सो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग करनी चाहिए और आप ट्रेडिंग कर भी सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत है, जो रोड मैप मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। ये रोड मैप जॉब डूइंग वर्कर्स के लिए भी होगा जो 9 to 5 जॉब करते हैं, कि वो अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को रोज़ टाइम दिए बगैर। तो मिलता हूँ मैं आपको इंट्रो के बाद। सो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं जॉब डूइंग वर्कर्स की। उनको क्या करना चाहिए। 9 to 5 जो जॉब करते हैं, जो स्टॉक मार्केट को नहीं देख पाते हैं, जो स्टॉक मार्केट कैसे वर्क कर रही है, रोज़ उनको स्टॉक मार्केट देखने का टाइम नहीं है, वो कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स से, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ज़्यादा रिटर्न देती है सबसे, है ना। तो जी आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आपको सबसे पहले अपनी मंथली सैलरी का 10% सेव करना सीखना पड़ेगा। एज अज्यूम्ड आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, ये सिर्फ एजम्पशन है, मैंने बता दिया आपको 10% सेव करना है, मीन्स 10,000 रुपीज़ सेव करना है। अगर आपको परसेंटेज का खेल सीखना है और इन्वेस्टिंग के लिए आपको इन्वेस्टिंग के साथ अपना दिल लगाना है, तो आपको मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा जो मेरे साइड में ही है, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बैबलॉन। बहुत अच्छी बुक है, मेरी फर्स्ट बुक भी यही थी, और मैं बता नहीं सकता ये 130 पेज कितने अच्छे हैं, 10 चैप्टर इसमें है। बहुत अच्छी बुक है ये, 150 से 180 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, अफोर्डेबल भी है। इससे आपको इन्वेस्टिंग से चाहत हो जाएगी, आपको पता चलेगा क्या चीज़ है इन्वेस्टिंग। आपको थोड़ा सा ना अंदर से जोश आएगा, क्योंकि बड़े सारे लोग होते हैं, 50% शायद लोग हैं जो 1 साल से पहले ही अपनी SIPs बंद कर देते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा बात चल रही थी कि आपको 10% सेव करना चाहिए अपना मंथली। अब आप 10% सेव तो करेंगे, लेकिन 10% डायरेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करने। सबसे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। अब इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कैसे पता करें। आपका 6 months ऑफ एक्सपेंसेस कम से कम होने चाहिए आपके इमरजेंसी फंड में। 6 month ऑफ एक्सपेंसेस कैसे पता करने हैं। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें इंक्लूडेड। ये वो हैं जो आपके एसेंशियल हैं, जैसे होम रेंट, आपकी EMI होगी किसी चीज़ की, खाना पीना। तो आपको ये सब चीज़ें मिला के आपका हो गया एक्सपेंस। ठीक है, मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपका 1 लाख सैलरी है, तो आपका 60,000 एक्सपेंस तो होगा। ठीक है, तो आपको 60,000 इंटू 6 मीन्स 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 3,60,000 कम से कम होने ही चाहिए अपने इमरजेंसी फंड में। तो आपको 3,60,000 सेव करने हैं, तो मंथली आप 10,000 सेव कर रहे हैं, तो आप 36 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे अपने इमरजेंसी फंड की। लेकिन ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, इसी को कम करने की हम आगे ही बात करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं पहले इमरजेंसी फंड को डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास 70% इमरजेंसी फंड लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो FDs की तरह ही होता है, लेकिन FD में आपको क्या होता है, फिक्स्ड डेट बतानी पड़ती है कि इस टाइम पे आप FD को क्लोज करेंगे, इस टाइम पे आपके पैसे मिलेंगे, वरना बैंक आपको एक पेनल्टी चार्ज करता है उससे पहले पैसे निकालने में। इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 7 डेज़ का लॉकिंग पीरियड है। 7 डेज से पहले भी अगर आप अपने पैसे निकाल लेंगे तो भी आपको बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा चार्ज लगेगा। तो आपके लिए तो ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बेस्ट होगा, है ना। अब आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि जो आपका इमरजेंसी फंड है वो 70% लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आ गया। अब 10% आपका वो कैश होल्ड होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कैश क्यों होल्ड करना है यार, कैश तो कुछ रिटर्न ही नहीं देगा। लेकिन कहीं इमरजेंसी पड़ जाए आपको, कोई मार्केट बंद हो, तो आप कैसे पैसे निकालेंगे बाहर डीमेट अकाउंट से अपने, और क्या पता 21 से 24 घंटे के अंदर वो पैसे आते हैं ऊपर से। 24 घंटे का टाइम तो कम से कम एक ब्रोकर लेता ही है अपने पैसे आपके डीमेट अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उस टाइम के लिए आपके पास कुछ तो पैसा होना चाहिए अगर इमरजेंसी आ जाती है। तो 10% आपका कैश होल्ड होना चाहिए, और आप जो 20% बच गया है वो पैसे आप RD करा देंगे, रेकरिंग डिपॉजिट। मंथली आपने 2,000 रुपीज़, क्योंकि आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो आप 2,000 रुपीज़ 20% आपकी RD में जाएगी, रेकरिंग डिपॉजिट। क्योंकि ये बैंक वाली है, किसी दिन मार्केट क्लोज होती है तो क्या पता बैंक खुला हो। बैंक की क्या है, आप FD अपने ऐप से भी बंद क्लोज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा रूल है जी, मैंने भी यही पढ़ा है तो आपको भी वही बता रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अपना इमरजेंसी फंड मैनेज करता हूँ, तो आपको भी मैंने ऐसे ही बताया।
ठीक है। तो ये आपका इमरजेंसी फंड पूरा मैनेज हो गया, ठीक है। 70, 20 और 10 हमारा परसेंटेज में डिवाइड कर दिया हमने। तो अब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया। अब मैंने आपको बोला था इमरजेंसी फंड 36 मंथ से पहले बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर जॉब में बोनस मिलता है तो आप उस बोनस को भी इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। पूरा नहीं डालिए, कुछ लोग होते हैं एंजॉय करना होता है उनको बोनस से, तो आप 50% ऑफ अमाउंट डाल दीजिए, 30% डाल दीजिए, जितनी आपकी चाहत है। लेकिन मेरे हिसाब से 50% तो बोनस डालना ही चाहिए। जैसे मेरा कभी कोई अच्छा ट्रेड निकल जाता है तो मैं उस ट्रेड के कुछ पैसे अपने इमरजेंसी फंड में डाल देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं, आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया, अब आपको स्टॉक मार्केट में आ जाना है, ठीक है। आप आ गए जी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए। निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करेंगे और कम से कम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप 5 साल से पहले अपनी SIPs बंद ना करें। 5 साल का कम से कम गोल बना कर आएँ अपना। बड़े सारे लोग देखें 3 साल 1 साल में जी रिटर्न नहीं आ रहा है, मार्केट गिर गई 5%, 12% मार्केट, 10% मार्केट गिर गई जी, रिटर्न नहीं आ रहे हमको, लोग SIPs बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पैसा बनाना है, पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको SIP कम से कम 5 साल तो करनी है कि आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाए और आपका रिस्क कम से कम हो, ठीक है। और अगर आप अपना रिस्क और बढ़ाना चाहते हैं तो आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल कैप ETFs में, तो आप क्या बोलते हैं 7 साल से ज़्यादा का ही गोल लेके आइए कि 7 साल से ज़्यादा तो पैसे लगाने ही पड़ेंगे आपको स्मॉल कैप में। तो अब जॉब डूइंग की तो बात हमने कर ली है मैक्सिमम, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। सो दोस्तों, कंक्लूज़न की बात हमने की ही नहीं, इसलिए अभी हम बात करेंगे कि जॉब डूइंग का क्या कंक्लूज़न होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना वीडियो के बीच में, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा हमारा बजट कम है तो इसलिए हमने पेंट खोला हुआ है, लेकिन आप मैनेज कर लेना, ठीक है। सो रोड मैप, पहली बात करते हैं कंक्लूजन की। स्टेप 1 में आपका मंथली सैलरी का मिनिमम 10% आपको सेव करना है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी 1 लाख रुपीज़ अगर आपकी सैलरी है तो 10,000 आपको सेव करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा स्टेप 2 है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, इमरजेंसी फंड बनाना है आपका इमरजेंसी फंड क्या होना चाहिए, 6 मंथ्स का होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। मीन्स आपका जो 6 मंथ्स का एक्सपेंस है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना आप 6 से, ठीक है। मीन्स अगर आपका एक्सपेंस 60,000 का है 1 लाख की सैलरी पे, तो आप 60,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वीडियो में आपको एग्जांपल बताई थी, 3,60,000 आपका एक्सपेंस हो गया। ये आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फिर से मैं बताया था इमरजेंसी फंड को कैसे करना है सॉल्व। सिंपल फॉर्मूला है, आपके जो मंथली एक्सपेंस उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 6 से, तो आपका इमरजेंसी फंड आ जाएगा, फंड का अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट चाहिए आपको। और इमरजेंसी फंड में मैंने 1-2 चीज़ें वीडियो में मिस कर दी थी, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देखना है, वाटर बिल, ये सब भी इंक्लूड कर लेने हैं उसके, ठीक है। अब स्टेप 2.1 कहता है कि आपको डिवाइड करना है अपना इमरजेंसी फंड को। कैसे डिवाइड करना है हमने वीडियो में आपको बता दिया है, फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। 70% आपको डिवाइड करके रख लेना है अपना लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में, फिर 20% आपको किस में रखना है, RD में 20% रखना है, एंड आपको अपना 10% रखना है कैश होल्ड करना है, ठीक है। इसका रीजंस अगर आपको जानने हैं आप फिर से वीडियो देख सकते हैं पीछे से, या फिर आप देख कर ही आए होंगे इस स्टेप तक। फिर हम स्टेप 3 की बात करते हैं। इसमें आपको निफ्टी 50 में मिनिमम 5 साल के लिए अपनी SIPs करनी है, शुरू करनी है। वही 10% इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इससे ज़्यादा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा लो रिस्क है। अगर आपको रिस्क बढ़ाना है, लेकिन मैं पहले आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप 5 साल कम से कम पहले निफ्टी 50 को दें, जो मैं वीडियो में बोलना भूल गया था। निफ्टी 50 को आपको कम से कम 5 साल देने ही देने हैं। उसके बाद आप अपनी स्मॉल कैप में भी SIP शुरू कर सकते हैं, या फिर साथ में ही स्मॉल कैप में SIP शुरू कर लें तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप कम अमाउंट डालें स्मॉल कैप में, ठीक है। इसके आगे डिटेल वीडियोस आएंगी आपको बताने के लिए कि कैसे डिवाइड करना है अपने फंड्स को। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप को भी साथ में ले रहे हैं तो आपको 7 साल का कम से कम प्लान बना के चलना है, क्योंकि स्मॉल कैप हाई रिस्की होता है। और फिर से मैं इन दोनों को कंक्लूड कर देता हूँ, आप दोनों साथ में इस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल 10K है तो आप 6K कम से कम आप अपना निफ्टी 50 में डालने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा जो भी बचा आपका वो आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, लेकिन पहले इमरजेंसी फंड बना लेना है आपको, ठीक है। सो बढ़ते हैं वापस अपनी वीडियो पे। सो हम आ गए हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, रोड मैप फॉर इन्वेस्टर्स। जी, इन्वेस्टर्स का रोड मैप बड़ा सिंपल सा है। उनको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का, ETFs का, और जो कमोडिटीज़ हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इन सब का थोड़ा सा आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। GDP कैसे वर्क करती है,
जब रेट कट हो जाते हैं तो फिर कैसे मार्केट बूम करती है, क्यों मार्केट बूम करती है जब आरबीआई रेट कट करता है। तो यही सब चीज़ें आपको सीखनी है इसमें। उसके बाद जब आप इसको सीख लेंगे तो आपको अपने 5 ईयर्स इन्वेस्ट करने हैं आपको सिर्फ निफ्टी 50 में ही। निफ्टी 50 इंडेक्स में आप अपने आगे के 5 साल देंगे, इसमें ही आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जब आपका निफ्टी 50 में अच्छा रिटर्न आने लगे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में आ सकते हैं। उसमें भी आप निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 से आगे ना जाएं, मेरा यही मानना है। निफ्टी 100 से आगे बिल्कुल नहीं जाना है आपको, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है आपके लिए, और इतनी वॉलेटिलिटी अभी स्टार्टिंग में आपके लिए अच्छी नहीं है। सो अगर आपको पहला जो मैंने 5 साल बोले आपको, जो निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको पैसे लगाने हैं, अगर वो ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 3 साल भी कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप आ जाएंगे अपने डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ, जो आपके गोल्ड हो गए उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट स्टॉक्स के साथ साथ गोल्ड करते रहेंगे, तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ऐसा माना जाता है कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स का बड़ा छोटा सा था। सो हम बात करते हैं उनकी जिसके लिए आपने थंबनेल पे क्लिक किया। सो रोड मैप फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए जी, 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स हैं, इंडियन मार्केट ट्रेडर्स एंड फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर्स। इन दोनों के रोड मैप अलग अलग हैं। फॉरेक्स साथ में क्रिप्टो भी है, तो इन दोनों के रोड मैप अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन मार्केट ट्रेडर्स की। आपको क्या करना चाहिए? आप जो इंडियन मार्केट ट्रेडर्स हैं ना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और उसके बाद वो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर वो 3 मंथ्स में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, लेकिन अगर वो 3 मंथ्स में प्रॉफिटेबल नहीं होते तो नेक्स्ट 3 मंथ्स और देंगे। जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे 3 मंथ्स में, आप आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद आप इंट्राडे कर सकते हैं स्टॉक्स में, स्विंग भी आप करेंगे स्टॉक्स में, लेकिन इंट्राडे भी कर सकते हैं आप स्टॉक्स के अंदर। और जब आप 3 मंथ्स में स्टॉक ट्रेडिंग इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो जाएं तो आप बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप 3 मंथ्स में प्रॉफिटेबल नहीं होते हो तो आपको फिर 3 मंथ्स और देने हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाए। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहोगे। साथ में स्विंग ट्रेडिंग भी आपको चलाते रहनी है कि कहीं कैपिटल है ना पूरा लूज हो जाए आपका, तो स्विंग ट्रेडिंग भी साथ में आप करते रहेंगे, उसके साथ साथ इंट्राडे। अब आप आ गए अपने ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे। अब आपको 3 मंथ्स देने हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में, और साथ साथ में या तो आप अगर स्विंग में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे स्ट्रैटेजी देख के, या फिर इंट्राडे में जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा, या फिर आप किसी और की स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिसमें भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे वो आपको साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग के करते रहनी है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक और बात मैं वार्निंग दे दूं, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ का है तो आप अपने 50% कैपिटल ही मान के उसमें ट्रेडिंग करेंगे। मीन्स आप मानेंगे कि आपका कैपिटल सिर्फ 50,000 ही है और उसके ऊपर आप रिस्क लेंगे 1 to 2% का पर डे, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को इंट्राडे में कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को स्विंग की तरह देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। सो फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर्स की बारी आ चुकी है। सो अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो साथ में कर रहे हैं तो आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना है, बिटकॉइन और इथीरियम को छोड़ के। इथीरियम मेरे को पता है एक ऑल्ट कॉइन है, लेकिन आपको इथीरियम में ट्रेड नहीं करना है इनिशियली, आपको ट्रेड करना है सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स में, जैसे आपका सोलाना हो गया और आपके पाई कॉइन्स हो गए, थोड़े मीन कॉइन्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जब आप 3 मंथ्स प्रॉफिटेबल हो जाएं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, या फिर अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे तो आपको और 3 मंथ्स देने हैं इसके अंदर। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएं फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं, जो है बिटकॉइन एंड इथीरियम को ट्रेड करना 3 मंथ्स के लिए। अब आप बिटकॉइन इथीरियम प्लस ऑल्ट कॉइन सारे ट्रेड करेंगे। अगर आप फिर भी प्रॉफिटेबल रह जाते हैं बिटकॉइन और इथीरियम में तो फिर आप बढ़ सकते हैं अपने फॉरेक्स पेयर्स की तरफ। फॉरेक्स पेयर्स क्या होते हैं? यूएसडी कैड, एनएसडी जेपीवाई, ये सारे जो हैं हमारे फॉरेक्स पेयर्स हैं, इनमें आपको ट्रेडिंग करनी है। अभी गोल्ड को आपको अवॉइड करना है, गोल्ड एंड यूएसआई जो है ये मोस्टली वॉलेटाइल रहते हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना है। आपको करना है यूएसडी जेपीवाई में और एनजेडी जेपीवाई, जो बड़े बड़े हैं जिनमें स्प्रेड कम है और जो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, उनमें आपको ट्रेडिंग करनी है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, या फिर आप इसमें 1 मंथ भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स पेयर्स का कुछ ज़्यादा इतना रहता नहीं है। उसमें जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाएं, अगर नहीं होते हैं तो एक और मंथ्स और दे सकते हैं। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे उसमें भी, तो आप अब शुरू कर सकते हैं गोल्ड एंड यूएस ऑयल ट्रेडिंग। गोल्ड मीन्स XAU USD। आप सोच रहे होंगे वो इन्वेस्टर्स वाला गोल्ड, नहीं, वो जो गोल्ड इन्वेस्टर्स वाला होता है वो नॉर्मल गोल्ड होता है।
XAU USD ये एक अलग फॉर्म ऑफ गोल्ड है, ये थोड़ा फॉरेक्स में आ जाता है। यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं फॉरेक्स के बारे में और डिटेल में बात करूंगा आगे वीडियोस में। अब आप समझ गए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करनी है ऑल्ट कॉइन की ट्रेडिंग, फिर आपको करनी है अपना BTC इथीरियम, फिर आपको करना है फॉरेक्स पेयर्स में ट्रेडिंग, फिर आपको गोल्ड और US ऑयल में आना है। जब आप इसमें आ जाएंगे तो इसमें भी एक और है, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया अपना 50% कैपिटल मान के चलना है, वैसे ही यहाँ पे गोल्ड एंड जब भी आप US ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं आपको समझना है कि आपका कैपिटल सिर्फ 50% ही है। 1 लाख है अगर आपका कैपिटल तो आपको मानना है कि आपका कैपिटल सिर्फ 50,000 ही है। आपको 50,000 पे अपना रिस्क एपिटाइट को देखना है, रिस्क मैनेज करना है, 1 लाख मान के नहीं चलना है। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।